एक कपल जो निकला था समंदर घूमने, मगर एक तूफान ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया और फिर वो 41 दिनों तक विशाल समंदर में भटके रहे, जहाँ उनके पास खाना था न पीने को पानी। ये एक सच्ची कहानी है और इसमें हम जानेंगे कि आखिर उस कपल ने 41 दिनों तक कैसे सरवाइव किया। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम है टैमी। वो एक आजाद ख्याल लड़की है जो जिंदगी अपने तरीकों से जीना चाहती है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक समुद्री सफर पर निकलना चाहती है क्योंकि सेलिंग करना उसका शौक है। टैमी का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और वो समुद्री सफर के लिए अपनी स्टडी को भी छोड़ देती है और एक बोट लेकर ताहिती आइलैंड पर चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रिचर्ड नामी एक शख्स से होती है। रिचर्ड काफी टाइम से इस आइलैंड पर है और वो किसी घर के बजाय अपनी बोट में ही रहता है, जबकि रिचर्ड की बोट किसी घर से कम नहीं है। रिचर्ड ने भी समंदर को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। टैमी और रिचर्ड के शौक एक जैसे ही हैं, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रिचर्ड को बोट के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है और उसने अपनी बोट को भी खुद बनाया है और इस बात से टैमी इम्प्रेस होती है। वो टैमी को समुद्री सफर के किस्से सुनाता है जिससे उसका शौक और ज्यादा बढ़ने लगता है। रिचर्ड यहाँ काफी वक्त से है और ये जगह टैमी को बहुत पसंद आती है। टैमी चाहती है कि वो बोट पर रिचर्ड के साथ इस जगह की सैर करे, लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा तुम्हें सुन के लग रहा है हकीकत कुछ इसके उल्ट है। रिचर्ड बताता है कि रात को समंदर में ठंड बढ़ जाती है और दिन को सूरज की शुआओं से जिस्म झुलस जाता है और समंदर में इंसान ठीक से सो भी नहीं सकता क्योंकि भयानक लहरें नींद उड़ाई रखती हैं और इसके अलावा भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। और अगर अकेला इंसान समंदर में हो तो उसे हेलुसिनेशन महसूस होने लगता है, यानी कि इंसान वो कुछ देखता है जो असल में नहीं होता। रिचर्ड टैमी को बताता है कि समंदर में बस एक सूरज ही है जो डूबता हुआ एक अलग मंजर पेश करता है, जिसे देखकर रूह को सुकून महसूस होता है। टैमी उससे पूछती है कि अगर समुद्री सफर में इतनी मुश्किलें हैं तो तुम सेलिंग करते ही क्यों हो। इस पे रिचर्ड बताता है कि ये एक एहसास है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता और ये एहसास ही है जो सभी मुश्किलों के बावजूद भी मुझे समंदर के बीच ले जाता है। टैमी को रिचर्ड की बातों से बहुत राहत मिलती है। ये एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं जिससे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों 6 मंथ एक साथ रहते हैं और इस पीरियड में ये ज्यादातर सेलिंग पे निकले रहते हैं। टैमी खुश है क्योंकि वो जिस चीज के लिए सब कुछ छोड़कर निकली थी वो टैमी पा चुकी है। इनकी जिंदगी के दिन अच्छे से गुजर रहे होते हैं और फिर इनकी मुलाकात एक बूढ़े कपल से होती है। रिचर्ड और ये कपल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये बूढ़ा कपल कैलिफोर्निया से है। इन्हें इमरजेंसी में वापस जाना पड़ता है। ये कपल भी एक मुद्दत से समंदर में सेलिंग कर रहा है। रिचर्ड की तरह इनका घर भी बोट में ही है। ये कपल चाहता है कि इनके जाने के बाद रिचर्ड इनकी बोट को कैलिफोर्निया तक पहुंचाए और वो इसके लिए रिचर्ड को $10,000 भी देने को तैयार हैं। रिचर्ड इस काम के लिए राजी हो जाता है क्योंकि ये एक लंबा समुद्री सफर है जिसे वो टैमी के साथ करेगा। इसके बाद ये उस बूढ़े पीटर की बोट को देखने जाते हैं जो अंदर से एक घर की तरह है और ये बोट इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस बोट को देखने के बाद रिचर्ड डील डन कर देता है और फिर ये अपने सफर के लिए वो सारा सामान खरीदते हैं जो इनके लिए जरूरी है। अब इनका सफर शुरू हो चुका है और ये सफर है 4000 मील का और इसमें इन्हें काफी दिन लग जाएंगे क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है। रिचर्ड टैमी के साथ है और ये लम्हे उसके लिए बहुत कीमती हैं। रिचर्ड चाहता है कि वो हमेशा टैमी के साथ रहे, इसलिए वो टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। टैमी भी उसे पसंद करती है और वो रिचर्ड के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि सफर के बाद ये शादी करेंगे। एक दूसरे का साथ पाकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं जानते कि इनकी सभी खुशियां एक दर्दनाक हादसे में बदलने वाली हैं। इन्हें अपने सफर पे निकले ज्यादा दिन नहीं हुए और तभी एक परिंदा इनकी बोट पर आके गिरता है। तेज हवाओं से इन्हें अंदाजा हो जाता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। इसके बाद रेडियो पर भी बताया जाता है कि एक खतरनाक तूफान है जो इस वक्त नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इस न्यूज के बाद रिचर्ड फैसला लेता है कि अब वो नॉर्थ के बजाय साउथ से जाएंगे ताकि तूफान से बच सकें। पर टैमी उससे कहती है कि जिस तरह वो परिंदा उड़ के आया है ऐसे ही हम भी तूफान से निकल सकते हैं और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। रिचर्ड को टैमी की बातों से एक्साइटमेंट मिलती है। इन हालात में रिचर्ड को कोई न कोई फैसला लेना ही है और वो टैमी की सलाह से एग्री करता है। इससे कुछ ही वक्त बाद रिचर्ड और टैमी अपने सामने एक तूफान को देखते हैं जिसे देखकर इन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता है। इस तूफान की बड़ी बड़ी लहरें इन्हें थका देती हैं जिससे इन्हें बहुत परेशानी होती है। इसके बावजूद भी रिचर्ड हिम्मत नहीं हारता और बोट को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बढ़ती हुई लहर से वो मुकाबला नहीं कर सकता और वो जानता है कि जल्द ही हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी लहरों के सामने बोट का वजूद कुछ भी नहीं। इसलिए वो टैमी से बोट के अंदर जाने को कहता है। वो जैसे ही अंदर जाती है तभी ये खौफनाक लहर रिचर्ड को अपने साथ बहा ले जाती है
और टैमी भी बोट के अंदर बुरी तरह से गिरती है, जिससे उसे कोई होश नहीं रहता। इससे अगली सुबह जब टैमी को होश आता है तो उसे अपने सामने बिखरे हुए सामान के साथ बोट के अंदर पानी दिखाई देता है। इस हादसे में टैमी जख्मी हो जाती है। टैमी अब पूरी तरह से होश में है और वो रिचर्ड को देखने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है और उसे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। टैमी हौसले से काम लेती है और एक होल से बाहर निकल ही जाती है, लेकिन उसे बोट पर कहीं भी रिचर्ड नजर नहीं आता। वो जोर जोर से रिचर्ड को आवाजें लगाती है। उसे लगता है कि शायद वो कहीं पास ही हो, मगर रिचर्ड का कहीं भी निशान नहीं मिलता। खुद को इस हाल में अकेले देखकर टैमी चिल्लाने लगती है। वो रेडियो से हेल्प सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रेडियो में पानी जाने से वो खराब हो चुका है और ना ही वो अब जहाँ से कहीं जा सकती है। तूफानी लहर से टकराने की वजह से बोट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और ऐसे में टैमी के पास इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। तभी कुछ देर बाद वो अपनी बोट से कुछ फासले पर एक छोटी सी बोट देखती है। ये छोटी बोट असल में इन्हीं की बोट से गिरी थी। साथ ही टैमी को यह भी महसूस होता है कि उस छोटी बोट के साथ रिचर्ड भी है, मगर वो बोट की पहुंच से बहुत दूर है। टैमी अपनी बोट को छोड़कर वहां तक नहीं जा सकती क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने से उसकी बोट तैरते हुए दूर जा सकती है। इसलिए वो अपनी बोट को चलाने के काबिल बनाती है। वो बोट में से पानी निकालकर उसे रिपेयर करती है ताकि पानी फिर से बोट के अंदर न आए। और फिर वो जैसे ही बोट को स्टार्ट करती है तो बोट स्टार्ट नहीं होती क्योंकि बोट का इंजन खराब हो चुका है। इसके बाद वो एक रस्सी को अपने साथ बांधे पानी में कूद जाती है और छोटी बोट की तरफ बढ़ने लगती है। रिचर्ड को जिंदा देखकर टैमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर वो रिचर्ड को पकड़े रस्सी की मदद से बोट के नजदीक जाती है और बड़ी मुश्किल से उसे बोट पर लाती है। रिचर्ड की टांग बुरी तरह से जख्मी है, जिससे वो चल भी नहीं सकता। वो उसकी टांग को 2 लकड़ियों की मदद से कवर करती है ताकि टूटी हुई हड्डी फिर से जुड़ सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी रिब्स की हड्डी भी टूटी हुई है, जिससे रिचर्ड की तकलीफ और भी बढ़ जाती है। लेकिन टैमी को इस बात का हौसला है कि वो अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो यहाँ से निकलने का सोचती है और कभी डायरेक्शन देखती है और कभी मैप पढ़ने लगती है। मैप से टैमी को पता चलता है कि वो तकरीबन 25 दिनों में संतियागो पहुँच सकते हैं, लेकिन हवा के तेज होने से उनकी बोट अपनी डायरेक्शन से दूर जाने लगती है और इससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस तरह बहते हुए वो न जाने कब अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और अगर इनकी मदद के लिए कोई न आया तो वो यहीं मर जाएंगे, क्योंकि मैप में इन्हें जापान तक कोई आइलैंड नजर नहीं आता। इनकी बोट में टैमी को खाने के लिए जो भी मिलता है वो उसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इनके पास ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों का खाना बचा है और आधे से ज्यादा खाना तो तूफान की वजह से बह चुका है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, जो इनके पास ना होने के बराबर है और इन्हें इस चीज का कुछ पता नहीं कि वो मंजिल तक कब पहुंचेंगे। इनके पास एक ही पानी की बोतल है और वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। बोट की किचन में वाटर प्रेशर भी टूट चुका है, जिसे रिपेयर करने का इनके पास कोई हल नहीं। अब इन्हें इसी एक बोतल पर गुजारा करना होगा क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ये दोनों एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ ना कोई विजिटर आता है और ना ही कोई फिशर, इसलिए अब तक जहाज से कोई शिप भी नहीं गुजरा क्योंकि ये किनारे से इतने दूर हैं कि कोई इन्हें ढूंढने का सोच भी नहीं सकता। टैमी की हालत बिगड़ने लगती है और उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे और वो यहीं बोट में मर जाएंगे, जबकि इनका खाना भी दिन ब दिन कम हो रहा है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि इनके पास बस कुछ ही दिन हैं। रिचर्ड टैमी से फिशिंग करने को कहता है क्योंकि बस एक यही तरीका है जिससे इनका खाना समंदर में कभी खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन टैमी मना कर देती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है और वो किसी फिश की जान नहीं ले सकती, जबकि रिचर्ड अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता, वरना वो अपने खाने का इंतजाम कर सकता था। मगर इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए टैमिंग फिशिंग के लिए पानी में चली जाती है। वो फिश पकड़ने की काफी देर तक कोशिश करती है, लेकिन एक्सपीरियंस न होने की वजह से टैमी इसमें कामयाब नहीं हो पाती और उसे खाली हाथ ही वापस बोट पर लौटना पड़ता है। और फिर वो रिचर्ड से सॉरी करती है कि वो उसकी बात पूरी नहीं कर सकी। तभी समंदर में जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर टैमी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे जो बर्तन मिलता है वो उसमें पानी जमा करने लगती है, लेकिन इनके जिंदा रहने के लिए पानी के अलावा खाने की भी जरूरत है और ये खाने के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हर दिन गुजरने के बाद इनकी हालत मजीद बिगड़ने लगती है। पहले पहल रिचर्ड टैमी को हौसला देता रहा था, लेकिन इन हालात में वो भी उम्मीद का दामन छोड़ देता है। रात को ये दोनों लेटे होते हैं तो अचानक से टैमी को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उठकर देखती है तो एक बड़े शिप को अपनी तरफ आते देखती है। टैमी शिप देखकर बहुत खुश होती है और वो उन्हें फ्लेयर गन से साइन देती है। टैमी काफी बार फ्लेयर गन चलाती है
लेकिन वो इसके बावजूद भी इन्हें देखे बिना यहाँ से चले जाते हैं और फिर टैमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इन्हें इस विशाल समंदर में भटके हुए 30 दिन हो चुके हैं, पर इनकी मदद को अब तक कोई भी नहीं आया और इनकी हालत बदतर से बदतर होने लगती है। टैमी असल में हेलुसिनेशन का शिकार हो जाती है। वो अपने अंदर अजीब सी चेंजिंग महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। और रात को टैमी ने जिस शिप को देखा था वो उसका वहम था, क्योंकि इनकी बोट उस जगह पर है जहाँ समुद्री ट्रैफिक का आना जाना बिल्कुल भी नहीं, वरना इतनी बार फ्लेयर गन चलाने से शिप जरूर रुकता। इनका पानी कब का खत्म हो चुका है, बस कुछ वाइन ही बची है जिस पर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। टैमी हद से ज्यादा रिचर्ड की खिदमत करती है, लेकिन वो ना ही खुद उठ सकता है और ना ही अपने जख्म की देखभाल कर सकता है। इस बोट में इन्हें 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। टैमी अब पहले से भी ज्यादा हेलुसिनेट हो चुकी है, क्योंकि रिचर्ड ने भी शुरू में उसे बताया था कि जब कोई शख्स अकेला समंदर में काफी दिन बिता ले तो वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है और उसे वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो असल में नहीं होता। और अब इन्हीं हालात से टैमी भी गुजर रही है। रिचर्ड का टैमी के साथ होना हेलुसिनेशन ही है, वरना रिचर्ड तो कब का मर चुका है। वो इस हादसे की वजह से शॉक में थी और डिप्रेशन की वजह से टैमी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और वो तो बोट पर हादसा होने के बाद अब तक अकेली है और रिचर्ड उसके हेलुसिनेशन का हिस्सा है। 40 दिन गुजरने के बाद खुद टैमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि रिचर्ड तो कब का मर चुका है और वो अब तक अपने इमेजिनेशन में थी और रिचर्ड उसके वहम के सिवा कुछ भी ना था। लेकिन रिचर्ड के वहम की वजह से टैमी खुद को अब तक जिंदा रख पाई और जल्दी वो देखती है कि एक शिप उसकी बोट की तरफ आ रहा है। टैमी जल्दी से फ्लेयर गन निकालती है और उन्हें साइन देने लगती है। कुछ ही मिनटों में शिप इसके पास आ जाता है और वो टैमी को सरवाइव कर लेते हैं। इस तरह 41 दिनों के बाद टैमी इस समंदर से बाहर निकलती है। असल में ये टैमी का वहम था जो उसे इतने दिनों तक जिंदा रखे हुए था, वरना उसे सेलिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था और शायद वो ना ही इतने दिनों तक जिंदा रह पाती। इस हादसे के बाद भी टैमी सेलिंग करना नहीं छोड़ती और ये बिल्कुल एक सच्चा वाकया है जो रिचर्ड और टैमी की जिंदगी पर मुबनी है। टैमी एक बुक भी लिखती है जिसमें वो रिचर्ड के बारे में बताती है कि उसने मुश्किल वक्त में कैसे मेरी हेल्प की और मैं आज तक उसकी आवाज को सुनती हूँ। और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।